आज हमारे साथ देश के जाने माने हिस्टोरियन प्रोफेसर कपिल कुमार, जिनको दुनिया हिंदुस्तान के हर टेलीविजन पे देखती है। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब दिल्ली में मौजूद रेड फोर्ट, जहां यूनाइटेड भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम आप ही की दिशा निर्देशन में बना, और भारत सरकार के खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक प्रोजेक्ट है कि 3 मूर्ति जहां सिर्फ नेहरू खानदान के लोगों के लिए वो एक तरीके से फिक्स कर दिया गया था, उस 3 मूर्ति में देश के अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनका भी संग्रहालय बनाया जाए। प्रोफेसर कपिल कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि शुरू के 5 मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में वो उन संग्रहालय में तमाम चीजें बनाएं। लेकिन आज एक खास मौका है जो कपिल कुमार साहब से आज हम बात करना चाहते हैं, और मौका यह है कि भारत सरकार ने प्रोफेसर कपिल कुमार, अनुज धर, जीडी बख्शी, कर्नल RSN सिंह, सुशील पंडित, तमाम लोगों की एक लंबी लड़ाई थी कि सुभाष चंद्र बोस को वो जगह मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार थे। सक्सेसिव सरकारें आई और ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से जो परिवार ने इस देश पे लंबे समय तक राज किया, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की वो फाइलें जो डिक्लासिफाई थी आज तक खोली नहीं, और ये सिलसिला नरेंद्र मोदी के जमाने से शुरू हुआ। और आज सरकार ने एक फैसला लिया है कि 26 जनवरी जो भारत में मनाई जाती है, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं, उस गणतंत्र दिवस की शुरुआत 24 जनवरी से होती है। लेकिन भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 23 जनवरी, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, उस दिन से गणतंत्र दिवस की शुरुआत होगी और 26 जनवरी पे समाप्त होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं चाहता हूं कि आज देश भर में जो प्रोफेसर कपिल कुमार साहब को सुन रहे हो उनको यह भी पता होना चाहिए कि प्रोफेसर कपिल कुमार, आपने एक बेहतरीन किताब लिखी है जो नेताजी के ऊपर है, और मैं समझता हूं कि 1942 से लेकर 1947 तक की जो घटनाएं हैं, जिसे खासतौर से कांग्रेस के दरबारियों ने पूरे तरीके से इतिहास से हटाया, दुनिया भर की फाइलें गायब की, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार के जीवन का जो सबसे मैं कह सकता हूं कि रिसर्च वर्क आने वाला होगा, वो 23 जनवरी को वो किताब बाहर आ रही है, और उस किताब का नाम है नेताजी, आजाद हिंद सरकार एंड फौज, रिमूविंग स्मोक स्क्रीन्स 1942 टू 47। ये किताब जल्दी आएगी और इस किताब में बहुत सारे वो तथ्य होंगे जो अभी आज की नई जनरेशन को नहीं पता है। इस बैकग्राउंड में कि चंद रोज बाद सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, देश में तमाम जो रस्मी चीजें होती हैं वो होंगी, लेकिन एक बड़ी रस्म जो सरकार ने शुरू की है 23 जनवरी को होने जा रही है। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब, आप लंबे समय तक इस देश की ब्यूरोक्रेसी से और सुभाष चंद्र बोस के बारे में तमाम तथ्यों को लेकर के जगह जगह लड़ते रहे हैं, चाहे वो भारत का कल्चरल मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो। लेकिन मैंने बार बार यह भी सुना है कि तमाम मिनिस्ट्री से मायूस होने के बावजूद भी इस देश का प्रधानमंत्री आपसे मायूस नहीं हुआ और उसने आपको मायूस नहीं किया, और समय समय पर अपने ऑफिस की ताकत के माध्यम से जो लोग बीच बीच में रुकावटें डालते रहे हैं, जिन लोगों के अपने हिडन एजेंडे आज भी हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कुछ को हटाया है, कुछ को दूर भी कर दिया है, और आपका ऐसे में ये वर्क आ रहा है। लेकिन आज की बड़ी खबर जो आपने आज मुझे सुबह सुबह सुनाई और बाद में मैंने कंफर्म की तो पता चला कि सरकार का फैसला है। सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को, 26 जनवरी की जो शुरुआत होगी वो 23 जनवरी से होगी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या इंपैक्ट होगा? और सुभाष चंद्र बोस को लेकर के जो सरकारों के अंदर एक तरीके से जो एक अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड था और देश के युवा इसको जानना चाहते थे, ये फैसला आने वाली जनरेशनों के लिए और आजाद भारत में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है?
प्रोफेसर कपिल कुमार। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पेंद्र जी, आज मैं बहुत खुश हूं और उस खुशी में मैंने 4 लाइन अभी ट्वीट की। कैप्टन राम सिंह ठाकुरी को याद करते हैं। यूं तो उन्होंने आजाद हिंद फौज के बहुत सारे गाने, उनकी धुन बनाई, गाने लिखे, लेकिन उनमें एक गाना था, सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी आ गए, सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी आ गए, वो जाने मन सुभाष जी आ गए। तो उस गाने को मैंने आगे बढ़ाते हुए उस पे 2 लाइन लिखी कि सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में आ गए, नेताजी पे चोट करने वाले अंग्रेजों के पिट्ठू फिर मात खा गए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बड़ी बात कह दी आपने 2 लाइनों में सर। क्योंकि इस देश के अंदर नेताजी को लेकर के खुद मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि आज भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो नेताजी की वही पुरानी सड़ी गिली प्लेन क्रैश की थ्योरी को लेके चलते हैं, नेताजी के नाम को ऊपर नहीं आने देने आते, उनको हिटलर का और तोजो का वो चमचा बताते हैं, और दूसरी तरफ कुछ उनके नाम पे खाते हैं। ये जो आज हो रहा है और जो प्रयास सामने आ रहे हैं, मैं कहूंगा इसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ कुछ तमाम लोगों का है, जैसे आईएनए सुभाष बोस आईएनए ट्रस्ट, ब्रिगेडियर चिकारा आप जानते होंगे। जी जी जी। सर, उन्होंने नेताजी के नाम को जीवित रखा अपने उसके थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू। इसके अलावा मतलब अनुज और ये सब तो काम कर ही रहे हैं, कोई वो ही नहीं इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक जो व्यक्ति सरकार में मौजूद है वो उस पर ध्यान नहीं देगा, वो उससे प्रभावित नहीं है, आप कितना भी एफर्ट कर ले वो नहीं आएगा। और मुझे याद है कि 2018 में भी जब मोदी जी को अंडमान जाना था झंडा फहराने 30 जनवरी के दिन, 30 दिसंबर के दिन, या उससे पहले 21 अक्टूबर को जब लाल किले के अंदर झंडा फहराया गया था, तो किस किस तरीके की बाधाएं लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की। वो अंडमान का प्रोग्राम ना हो उसको लेके को उड़ा दिया कि साहब अंडमान में तो आजाद हिंद फौज वालों ने बहुत सारे हिंदुस्तानियों को मारा था। तो बाई चांस एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उनसे मेरी बात चल रही थी किसी और विषय को लेके, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा मोदी जी के कार्यक्रम का क्या हो रहा है दिसंबर में? बोले नहीं वो तो शायद ना हो पाए क्योंकि ऐसी ऐसी शिकायतें आई हैं। तो मैंने, भाई आपके इतिहासकार कौन है जो आज भी उन्हीं इतिहास की किताबों को लेकर के डोलते रहते हैं, जो इतिहास की किताबें उन सरकारी इतिहासकारों ने लिखी नेहरू की और नेहरू खानदान के कहने के ऊपर या लेफ्टिस्टों के ऊपर? मैंने कहा अंडमान तो नेताजी ने जापानियों के जो कब्जे में था 1 साल से दिया कि हमारी टेरिटरी है आजाद हिंद सरकार की, वहां तिरंगा फहराया, वो कार्यक्रम हुआ उनका। मुझे याद है कि म्यूजियम को भी जिस दिन उन्होंने करना था उससे भी 3 दिन पहले, मुझे अब ये बात बाहर करने में कोई जिक्र नहीं है, मुझको ASI की जो डायरेक्टर जनरल थी उनको फोन करना पड़ा कलकत्ता से कि भाई ये कुछ कारपेट वगैरह नीचे डलवा दीजिए, क्योंकि कुछ लोग इस कोशिश में लगे थे
कि ये रिपोर्ट दे दें कि यहाँ की जो पुरानी बैरक है इसका फ्लोर खराब है और प्रधानमंत्री इस पे चल नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जाके उसका इनॉग्रेशन ना करें। और मैं यहां सबसे ज्यादा अगर तारीफ करूंगा तो वो मैं हमारे एनएस से अजीत डोभाल जी की तारीफ करूंगा। अगर आपने डोभाल जी के पहले लेक्चर सुने हो एनएस से बनने से पहले के भी, जी जी, तो उस समय भी उन्होंने उन लेक्चर्स में साफ कहा था कि अंग्रेज जो भारत छोड़ के गए थे वो आजाद हिंद फौज की वजह से गए थे। और डोभाल जी ने इसको पूरे कार्यक्रमों को रिवाइव कराने में, ये सब करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक सच्चे राष्ट्रभक्त की तरीके से, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सबकी। और मुझे उम्मीद है कि जब 23 को सरकार ने ये कहा है कि अब रिपब्लिक डे उस दिन से शुरू होगा, तो शायद उस दिन कुछ और घोषणा हो बड़ा भी हमारे सामने आने वाला। मैंने तो ट्वीट करके 2 डिमांड की हैं, अभी 3। एक तो मैंने कहा कि इंडिया गेट के स्थान के उधर कैनोपी जो है नेताजी का एक बड़ा स्टैच्यू लगना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी के दिवस पे छुट्टी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, नेशनल हॉलिडे। मैंने विरोध किया उसका। मैं कहा जो आदमी खुद दिन में 20 घंटे 22 घंटे काम करता था, उसके नाम पे छुट्टी मत डिक्लेयर करवाओ भाई देश में। और काम करने के बाद में भी जो व्यक्ति रात को 12 बजे फिर रामाकृष्ण मिशन में जाकर के मेडिटेशन करता था, उसके नाम के ऊपर छुट्टी मत। और मैंने आज तो ये भी लिखा, मैंने तो किसी ने कहा कि साहब वो जब तक वो सारे इंस्टीट्यूट नेताजी के नाम पे नहीं होते, यूनिवर्सिटी नेताजी के नाम पे नहीं होती, मैंने कहा माफ कीजिए, हम नेताजी के नाम के लिए ये फेक नेहरू और गांधी खानदान के तरीके नहीं अपनाना चाहते। वेरी वेल सर। हमें नेताजी दिल में बसते हैं भाई। आपने नहीं बनाए नेताजी के नाम पे इंस्टीट्यूट, नहीं वो किया, तो नेताजी के नाम को नहीं मार पाए आप अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद। हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आप राजपथ का नाम बदल करके आजाद हिंद पथ करें। किसका राजपथ भाई? अगर राजपथ तो अंग्रेजों का था, राज उनका था। स्वतंत्र भारत के बाद हम क्यों उसको राजपथ कहते हैं? आजाद हिंद पथ कहिए उसको। तीसरी बात मैंने कही है कि करीबन 91 लोगों को, जितने मैं आज तक आइडेंटिफाई कर पाया हूं, मेरी पुस्तक में आ रहे हैं सारे नाम, वो उनमें से करीबन 64 के बहादुरी के कारनामे भी हैं। जिन लोगों को नेताजी ने सरदारे भारत, सरदारे जंग, तगमाए शत्रुनाश, तगमाए बहादुरी, इस तरीके के शौर्य मेडल दिए थे, अराकान और इम्फाल और मणिपुर, इन सब युद्धों के अंदर जिन्होंने वीरता के कार्य किए थे, मेरा मानना है कि उन सबको भारत सरकार को सम्मानित करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से करे। क्योंकि आज भी इस देश में बच्चों को बड़े जोर शोर से पढ़ाया जाता है कि विक्टोरिया क्रॉस मिला था, आयरन क्रॉस मिला था। तो गांधी बाबा को कौन सा क्रॉस मिला था? किंग मेडल मिला था, क्या मिला था? अंग्रेजों की सेवा करने में। लेकिन जिन्होंने अपनी बलिदानी दी, जिन्होंने अपना खून दिया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़े, उनका नाम तक किसी किताब में नहीं आता।
मैं आज ही देख रहा था, कर्नल मिश्रा थे, लखनऊ से मनसुख राम थे, बलवंत सिंह थे, कृपाल सिंह, इतने नाम है, 91 नाम है, और सारे प्रदेशों से। उसमें हरियाणा के भी लोग हैं, उसमें पंजाब के भी लोग हैं, उसमें यूपी के भी लोग हैं, उसमें उत्तराखंड के लोग हैं, उसमें आंध्रा से भी हैं। तो इन लोगों को सम्मानित करना हमारा एक दायित्व बनता है। इनके नाम कि किस किस तरीके से एक व्यक्ति ने, जब वो जा रहा है और उसको 26 अंग्रेज घेर लेते हैं और बोलते हैं सरेंडर कर दो, और वो सरेंडर नहीं करता और फायर करता है अंग्रेजों पे, और 26 अंग्रेज उस पे फायर करते हैं, और वो 26 के 26 अंग्रेज अपने अकेले टॉमी गन से मार देता है, और खुद भी उसका बदन जो है छलनी छलनी हो जाता है। कर्नल मिश्रा लखनऊ वाले, जिनकी अराकन लाइन्स ही मिश्रा लाइन्स कहलाने लग गई थी, जब तक वो अराकन में पोस्टेड रहा, अंग्रेज उस फ्रंट के अंदर दोबारा घुस नहीं पाए। तो जनाब, इन लोगों को सम्मान देना। एक बात मैंने और कही, जो मैं उम्मीद करता हूं सरकार से, कि जितने प्रवासी भारतीय सिंगापुर में, थाईलैंड में, बर्मा में, मलाया में, हांगकांग में, शंघाई में, जावा में, बोर्नियो में, फिलीपाइंस में, सुमात्रा में, जापान में, इन लोगों ने जिस तरीके से सहयोग किया था देश की आजादी के लिए, दुनिया में कहीं ऐसा नमूना आपको नहीं मिलेगा कि 6 महीने के अंदर प्रवासी भारतीयों ने इस प्रकार की सेना खड़ी कर दी, इस प्रकार की सरकार खड़ी कर दी, इस प्रकार के उसके डिपार्टमेंट खड़े कर दिए और इस प्रकार के योगदान दिए कि एक दिहाड़ी कमाने वाले से लेकर के और एक यूसुफ मरफानी तक जो 1 करोड़ रुपया दे देता है, गीता बहन, बेटाई फैमिली 50 लाख रुपए के अपने गहने उतार के देती। और दूसरी तरफ कर्नल महबूब की डायरी में भी मुझे मिला कि जब डोनेशन चल रही थी तो नेताजी पे एक औरत आती है जिसकी साड़ी भी चितराई हुई है, और नेताजी कहता है मैं नेताजी का चेहरा देख रहा हूं, उनकी सांस कभी ऊपर कभी नीचे, हाथ आगे बढ़ता है फिर पीछे हो जाता है कि ले या ना ले, तो कुछ पैसे देती है। उसके बाद में उलझन नेताजी के चेहरे पे ये थी कि अगर मैं इससे पैसे ले लूं तो ये खाएगी क्या, और पैसे नहीं लेता तो ये ना समझिए कि मैं गरीबों का सहयोग नहीं चाहता। और उसके बाद में कर्नल महबूब को भेजते हैं उसके पीछे के पता करो कहां रहती है। दोपहर को आके वो बताता है कि उसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो आदेश होते हैं कि आजाद हिंद सरकार की तरफ से उसके रहने का इंतजाम कराया जाए, खाने का इंतजाम कराया जाए, और जब देश आजाद हो जाए कर्नल महबूब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि इस स्त्री को ले जाकर के भारत में बसाया जाएगा। और कर्नल महबूब आजादी के बाद में वापस जाता है सिंगापुर, उस स्त्री को लाता है यहां पे और पंजाब में उसको स्थापित करता है उसके। तो ये जो एक जुनून है उस पीरियड का, 800 एकड़ की पूरी स्टेट, जियावादी स्टेट आप समझ सकते हैं बर्मा के अंदर, जो पूरी की पूरी आजाद हिंद फौज को दे दी गई। और बर्मा की माओ की सरकार ने माना कि ये बर्मा के अंदर ये हिंदुस्तान की जमीन है। एक हफ्ते पहले मुझे अपनी किताब के अंदर वो सारे मैंने बदलाव करके ऐड किए, क्योंकि मैंने ट्विटर पे कुछ डाला था मदद। तो थाईलैंड से एक फोन आया मुझे राकेश पांडे जी का,
राजेश पांडे जी का। तो उनके नाना के पिता भैया नाथ तिवारी जी गोरखपुर उन इलाकों से गए हुए हैं, देवरिया के पास से 20 एकड़ जमीन उन्होंने बैंकॉक के अंदर आजाद हिंद फौज का ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए उस समय दी थी। उनका लड़का शीतल तिवारी, लड़की पार्वती तिवारी, उनके दोनों छोटे भाई गांधी तिवारी और परवेश तिवारी, वो दोनों बाल सेना में, पार्वती रानी झांसी रेजिमेंट में और शीतल तिवारी आजाद हिंद फौज में। और ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बताई कि बरगद तो नहीं, वो कुछ और अक्साई क्या बोलते हैं पेड़ था वहां पे थाईलैंड में। तो जितने वहां ये ट्रेनिंग ले रहे थे आजाद हिंद फौज के लोग, जब ये फ्रंट पे लड़ने गए हैं तो बताता है कि सब अपने जनेऊ जो है उतार करके उस पेड़ पे टांग गए। तो पेड़ सफेद हो गया था जनेऊ से, और ये कसम खा के गए कि जीत के आने के बाद में लौट के आके हम ये जनेऊ वापस पहने। माय गॉड, माय गॉड, ये है जुनून उस समय का। जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया थाईलैंड के अंदर में, तो एक अलग से पूरी किताब की जरूरत है थाईलैंड एनआईएनए के ऊपर। 5 लोगों को यूएन का क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया वहां पे थाईलैंड के अंदर। ईश्वर सिंह थे, रघुनाथ शर्मा थे, कई थे ये लोग। और उसके बाद में जितने गिरफ्तार हुए सब हुए, और जो आईएनए की फौज वहां पे गिरफ्तार करके रखी कैंपों के अंदर, उनको खाना देना, उनको दूध पिलाना, सब्जी देना, ये काम किसने किया? ये काम किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के गए हुए गवालों ने वहां पे, जो वहां मौजूद थे। और अफसोस ये है कि उनको लूटा किसने, उन पे डंडा किसने चलाया, टॉर्चर किसने किया? वो हमारे हिंदुस्तान के ब्राउन साहब थे, जो अंग्रेजों की सेवा करने से नहीं चूकते थे। परसों ही मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। बच्चे हैं कलकत्ता के अंदर स्काउट्स, इन्होंने नेताजी के उसमें 3 फिल्में रिलीज की। एक फिल्म थी नेता बोस तरफदार, एक फिल्म थी आईएनए के गानों को लेके, और एक फिल्म थी विवेकानंद जी पे, और एक छोटी फिल्म उन्होंने बनाई थी बंगाल के अकाल के ऊपर। तो मैंने एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रूम में कर रहे थे अपनी कॉन्फ्रेंस, तो हमने कहा प्रेस भी रही होगी वहां पे। हमने कहा भाई मेरा इस पे एक सवाल है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मनुष्य द्वारा किया गया अकाल बंगाल का अकाल था। कि आजाद हिंद फौज ना आ जाए, जापानी उनके साथ ना आ जाए, उस चक्कर में इन्होंने सारी किश्तियां बंद करवा दी थी अंग्रेजों ने। तो जितना धान और वो सब किश्ती से चलता था वो सब बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो अकाल फैला। और सुहार वर्दी जो है उस समय, ये मुस्लिम लीग वाले सुहार वर्दी साहब जो है, ये सबसे बड़े वो थे आड़ती, जिन्होंने दाम बढ़ा बढ़ा करके जो भी किया। तो ऐसे समय में नेताजी ने कहा था कि हम पे रंगून के अंदर इतना धान मौजूद है और हमको ये अनुमति दे दी जाए तो बंगाल के लोग भूखे नहीं मरेंगे, हम धान वहां पे भेजेंगे बिना पैसा लिए हुए। जो अंग्रेजों ने परमिशन नहीं देनी थी, नहीं दी। चलिए वो तो अंग्रेज थे। मेरा सवाल यहां पे ये है
कि हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे उस समय, जब बंगाल का यह अकाल था, और जिस व्यक्ति ने वो अकाल पैदा किया था, चर्चिल, जो उस अकाल के दौरान मरने दे रहा था, लाशें बिछ रही थी बंगाल की सड़कों के ऊपर। आज की फोटो नहीं देखी जाती, आप गूगल पे जाइए, उन फोटो को आदमी देख नहीं सकता। उस समय हमारे साम्यवादी लॉन्ग लिव द किंग का नारा लगाए रहे थे, चर्चिल के वॉर एफर्ट को सपोर्ट कर रहे थे, अपने बाप सोवियत यूनियन के कहने के ऊपर कि ये पीपुल्स वॉर हम लड़ रहे हैं। इनको इस बात का भी जवाब देना कि ये कोई हर बार जब भी देश पे कोई आपदा है, इनका क्या रवैया रहा। इनको ये नहीं मालूम, तोजो का कुत्ता और ये सब बोलते हैं नेताजी के लिए। पुष्पेंद्र भाई, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, नेताजी ने एग्रीमेंट किया जापानियों के साथ आजाद हिंद फौज के बर्मा की तरफ आगे हिंदुस्तान की तरफ कूच करने से पहले, जिसमें साफ एग्रीमेंट ये होता है कि जितने इलाकों को भी हिंदुस्तान के अंग्रेजों से आजाद कराया जाएगा, वहां पे कहीं पे भी जापान का झंडा नहीं लगेगा। उन इलाकों को जापान एडमिनिस्टर नहीं करेगा। उन इलाकों का जो प्रशासन है वो आजाद हिंद दल करेगा, नेताजी का बनाया हुआ ब्यूरोक्रेटिक फोर्स गवर्नेंस के लिए आईसीएस की तुलना में उन्होंने खड़ा किया था कि ऐसे ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान में बनाई जाएगी जो ब्यूरोक्रेसी राष्ट्रवादी हो, जो राष्ट्रवादी विचारों में ट्रेंड हो, प्रेरित हो, जो जनता की सेवा करने वाली हो, ना कि वो ब्यूरोक्रेसी जो अंग्रेजों के कहने पे हिंदुस्तान में डंडा चलाती थी, जिसको रातों रात नेहरू ने अपनी ब्यूरोक्रेसी बना दिया लेकर के। तो ये सब होता है। तो धीरे धीरे एक चीज बीच में जोड़ना चाहता हूं। आपने बहुत सारी चीजें बर्मा से लेकर के जापान की बताई। एक मुझे याद है कि अक्सर आपसे बातचीत में आपने एक ये भी बताया था कि सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज का एक अकाउंट, बैंक अकाउंट था। आज तक उसके बारे में बहुत सारी चीजें सार्वजनिक नहीं हुई। वो बैंक अकाउंट था, उसमें कितना पैसा था, और वो आजादी के, तथाकथित आजादी के बाद में वो कहां गायब हो गया, उसके बारे में भी आपका कुछ कहना है। लेकिन मुझे याद है कि आपने कई बार कहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जरूर कहें, क्योंकि आज वो दिन है जब हम सबको उन चीजों को जानना जरूरी है। और खासतौर से जब आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, तो आपको भी याद होगा कपिल भाई कि नरेंद्र मोदी जी जब रेड फोर्ट पर वो जा रहे थे झंडा फहराने के लिए 21 अक्टूबर को, मुझे याद है, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट बड़ा साफ था। उससे आप जितनी बातें कह रहे हैं उसमें आप सोचिए कि हम और आप तो एक साधारण से लोग हैं, अगर देश का प्रधानमंत्री ट्वीट करके ये कहे कि मैं लाल किले पे झंडा फहराने जा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि लोग मेरे बाल नोच लेंगे। मैं उस ट्वीट को ढूंढ रहा था, एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा था। नहीं, बट मुझे तो याद है कंठस्थ। आप सोचिए, मुझे भी था, लेकिन मैं एज ए हिस्टोरियन में तब तक कोट नहीं करना चाहता जब तक एग्जैक्ट वर्ड मेरे में थे नहीं, मैंने तो सुना हुआ इसलिए, बट मैं आपकी बात को इसलिए एंडोर्स कर रहा हूं कि आप तो और हम तो बहुत साधारण लोग हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी कर रही है। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही तब लगता था कि कितनी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, कितना व्यवस्था के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं। मैं आज आपसे उस सिंगापुर में जो बैंक अकाउंट था उसके बारे में भी आपकी बड़ी अच्छी रिसर्च है, वो भी सार्वजनिक आज होनी चाहिए सर। जी सर। पुष्पेंद्र जी, ऐसा है कि करीबन 5 खजाने में आइडेंटिफाई कर पाया हूं आजाद हिंद फौज के। कहानी यह है कि आजाद हिंद बैंक जो था रंगून में, उसमें सारा कुछ पैसा मौजूद था, और जब रंगून से रिट्रीट किया है नेताजी ने, तो 8 स्टील के वो हैं, क्या कहेंगे आप, बॉक्सेस, जिनमें वो खजाना आता है बैंकॉक।
और एक चीज तो मुझे अभी पता लगी 4 दिन पहले ही, बहुत अच्छा लगा सुन के, कि 17 अगस्त की शाम को बैंकॉक से चलने से पहले नेताजी ने 5 लाख तायल, बैंकॉक की जो करेंसी है, वो बैंकॉक की यूनिवर्सिटी को दिए थे, वहां पे एक रिसर्च सेंटर बनाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा सुन। यूनिवर्सिटी में फंक्शन हो रहा है 23 को। अच्छा, उसके बाद में हुआ ये कि अलग अलग कहानियां बनती चली गई। शाहनवाज खान ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, उसमें एक काम बहुत बढ़िया किया था उस रिपोर्ट में, कि उस रिपोर्ट में उन्होंने 4 पेज डाले थे एनेक्शर के, जिसमें खजाने की बात की, और वो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से खजाने की सारी कहानी लिखी, और लास्ट में ये लिखा कि ये खजाना लूटा जा रहा है, सरकार को इस लूट को रोकना चाहिए। अब मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इंक्वायरी का ये परव्यू नहीं है। नेहरू ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सन 45 से 46 समझ लीजिए, हमारा जो मिशन था जापान में, एम्बेसी तो थी नहीं, हमारा मिशन लगातार हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को लिख रहा है कि यहां पे ये राम मूर्ति है या ये 2 लोग और हैं, ये खजाने को लूट रहे हैं, इस खजाने की लूट को रोका जाए। हर फाइल नेहरू तक गई, और अब डिक्लासिफाइड फाइल्स में वो सामने निकल के आई है फाइलें। नेहरू उस पर लिख देते थे सीन, और आप और हम जानते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक पार्लेंस में सीन क्या मतलब क्या होता है। हाँ, देख ली, कुछ नहीं होना, डाल दो। और उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो उसको फाइल करवा देते थे। तो एक तो वो खजाने लूटे गए, 5 लाख रुपए, सॉरी 5 किलो सोना नेताजी को हरबंस सिंह ने दिया सिंगापुर में, जब ये गए अपने, ये नेहरू जी इनको वहां पे दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। उसको इन्होंने वहां पे अपना एक अकाउंट खोल लिया इंडियन ओवरसीज बैंक में, पर्सनल, अपने निजी खाते के अंदर उसको जमा करा दिया। ये बात आप नेहरू जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने पर्सनल अकाउंट खोला वहां पर? जी 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 जी, इंडियन ओवरसीज बैंक में, बताइए भी साथ था। और उसमें खोलने के बाद ये हुआ कि ये उसमें जमा करा दिया गया, और ये कह दिया गया कि इस पे एक ट्रस्ट बना दिया जाएगा, जो मलाया के अंदर जो युवा हुआ है उनको फेलोशिप और वो सब पढ़ाई वढ़ाई का दिया जाएगा। लेकिन उस पैसे का भी आज तक क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। उसके बाद में एक फाइल मेरे हाथ लगती है, सिंगापुर आर्काइव से हमारे दोस्त हैं राजेश राय, उन्होंने मुझे पूरी फाइल भेजी। एक युद्ध के बाद में जो वो कहते हैं ना, वो एनिमी प्रॉपर्टीज सीजर एक्ट वगैरह कुछ था इनका अंग्रेजों, तो वो खजाना इन्होंने उसमें सारा का सारा जब्त किया। करीबन 40 किलो सोना है उस खजाने में, और एक एक आइटम लिस्टेड है। एक एक कान की अगर बाली है तो अगर कोई बाली 4 ग्राम की है, या कोई बाली 2 ग्राम की है, या कोई बाली 5 ग्राम की है, वो लिस्टेड है। अगर गले की माला है तो लिस्टेड है, मंगलसूत्र है तो लिस्टेड है, अंगूठियां हैं तो लिस्टेड है, क्योंकि सारा वहां की औरतों ने दिया था आपने। देखिए, याद रखिए कि दुनिया के अंदर किसी भी सेना को इतना धन और इतना हीरे जवाहरात और इतना सोना चांदी जो है वो किसी देश के डायस्पोरा ने नहीं दिया है। ईश्वर सिंह ने 100 किलो चांदी दी थी थाईलैंड से उस समय। तो ये सब लिस्ट होने के बाद में वो कॉमनवेल्थ और ब्रिटिश एनिमीज एक्ट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में फाइल घूम रही है।
तो उसमें पहले तो नेहरू कहते हैं कि इसको वहीं उसमें जमा करा दिया जाए, पर्सनल अकाउंट के अंदर, जिसे अंग्रेज मना कर देते। और लास्ट फाइल पे जो नोटिंग है उसके ऊपर 1952 की है। 1952 में वो कह रहा है कि अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि इसको पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बराबर का बांट दिया जाए। तो हमने ये कहा कि हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि तुम बात मत करो, मैं बात कर लूंगा। दैट इज द लास्ट नोटिंग ऑफ द फाइल। यू नीड नॉट टॉक, आई विल टॉक टू हिम। और उसके बाद में उस 40 किलो सोने का क्या होता है वो आज तक किसी को नहीं। अभी डॉक्टर मधुसूदन पाल ने एक केस जीता है हाई कोर्ट में कलकत्ता के, कि उस पर और इंक्वायरी कराने की बात है। अब देखें सरकारें क्या करती है इसके ऊपर। लेकिन वो पैसा लूटा गया। और अब एक ये 2 बक्से आ गए। एक महीने ये नेहरू जी के घर पे पड़े रहे। 3 मूर्ति में इनको एक आईवी का ही आदमी लेके आया था वहां से, जिसमें वो जली हुई ज्वेलरी थी, जो कहा गया कि ये प्लेन क्रैश की सबूत है। अब भाई साहब वहां भी मुझे समझ में नहीं आता। मैंने बड़े गौर से पढ़ा शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट को, तो पहला बयान उसमें आता है कि जो प्लेन से नीचे सामान मिला छोटा मोटा, उस सामान को एक कैनिस्टर में डाल दिया गया आर्मी के, और वो कैनिस्टर जो है वो टोक्यो भेज दिया गया। अब वो कैनिस्टर लकड़ी का बॉक्स फिर दोबारा कैसे बन गया, और उस लकड़ी के बॉक्स से सूटकेस कैसे बन गया, मेरी तो समझ में आया नहीं। ये वही लोग हैं सर, जो आपने कहा कि कनस्तर से लकड़ी का सूटकेस, फिर ब्रीफकेस, ये वही लोग हैं जो आलू से सोना बना रहे हैं आजकल। बिल्कुल। और एक चीज मैं बताऊं आप, ये वो लोग हैं, जैसे आपने वो सीक्रेट सोसाइटी सुनी है ना चाइना के अंदर। जी जी जी। तो ये सीक्रेट सोसाइटीज बनी हुई है। तो इनके अगर वो दादा मर गए तो पोता आज भी सीक्रेट सोसाइटी का हेड है इनकी। और इसीलिए आप एक चीज नोट करिए कि जब भी नेताजी पे कोई बात होती है, कोई नई चीज निकाल के लाने की बात और वो होती है, एक ग्रुप का ग्रुप पूरा एक्टिव हो जाता है। उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियंस हैं, और कुछ बाहर विदेशों में बैठे हुए लोग हैं इसको लेकर के। और मतलब फिर भी मैं समझता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी हैं इन चीजों के ऊपर रिसर्च करते हुए। मैंने एक सवाल उठाया जिस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं इनके किसी के पास। या आजकल एक नया शुरू हो गया था कि वो डीएनए कराया जाए। वो रखोजी टेम्पल वाली राख वाख जो रखी हुई है उसका तमाशा मेरा बात का। आज वो डीएनए होगा, जबकि मुखर्जी कमीशन सारा एनालाइज करके बता चुके थे कि उस डीएनए के कराने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने एक सवाल कहा इनसे, चंद्रबोस से भी मैंने कहा, मैं कहा आपकी फैमिली आज डीएनए मांग रही है, आप लोग पलटी खा गए हैं जो शरद बोस और अमियानाथ बोस चाहते थे, क्योंकि आपके घर में भी पैठ हो गई है कुछ ऐसे लोगों की जो नीरज चौधरी वगैरह से संबंधित रहे। तो मैंने कहा एक चीज मुझे बताइए कि नेहरू ने ये बिल्कुल मानता था कि नेताजी जो है वो
इसमें प्लेन क्रैश में मर गए। नेहरू तो राइटली वाज प्रूविंग इट, मानता भी था उसको लेकर के। तो फिर ये प्लेन क्रैश के अंदर जो ज्वेलरी आई, इस पे नेहरू ने क्यों लिख दिया नॉट टू बी डिस्प्लेड, और उसको नेशनल म्यूजियम की वॉल्ट में बंद करवा दिया? वो तो सबसे बड़ा सबूत था वही पे। अच्छा, उसमें एक लाइन है उस प्लेन में, एक और भी कहानी है कि कोई हबीबुर रहमान नाम का कोई साथी मैं अभी था, आ रहा हूँ, मैं वो स्टोरी पे आ रहा हूँ। ये भी एक नई डिस्कवरी मेरे पास आई है और अभी प्लीज प्लीज प्लीज, और ये अच्छी डिस्कवरी आई है, आपने अच्छा याद यस यस, करेक्ट करेक्ट। तो एक लाइन में खत्म कर दूं, प्लीज 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 प्लीज। तो मेरे जैसे पागल आदमी ने एक सवाल उठा दिया है कि भैया वो जो जली हुई ज्वेलरी है उसका केमिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया गया? मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं, लेकिन 10वीं तक साइंस पढ़ी है मैंने, और थोड़ी कॉमन सेंस भी रखता हूं कि अगर किसी जली हुई चीज के ऊपर कोई डिपॉजिट है, मान लीजिए राख का या उसका जो उस पर जलने के डिपॉजिट हैं, अगर उनका आप केमिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि वो आग पेट्रोल से लगी थी या किसी एसिड से लगी थी या कैसे लगी थी। बीइंग ए हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजी को समझते हुए ये सवाल मेरे दिमाग में आया। वो किसी ने नहीं करवाया, नेहरू ने भी नहीं करवाया। और अभी तो एक और बड़ी स्थिति आ गई है, एक चंडोक साहब है सरदार जी, उनकी आवाज को कोई सुनता नहीं है, वो बेचारे थक गए रो रो करके। वो कहते हैं ये मेरी नानी की ज्वेलरी है जो जापान में उनसे ली गई थी डिसेप्शन करने के लिए कि ये प्लेन में जलाई है और वो जला के यहां भेजी गई है। और बोलते हैं मेरे नाना जो है जल करके सुसाइड कमिट कर लिया उन्होंने, आईएनए के थे, और 4 चिट्ठियां वो दिखाते हैं एमईए की, और आज एमईए कह देता है कि चिट्ठियां हमारे रिकॉर्ड में ही कहीं पे नहीं है, कि जापानियों ने उनसे कहा था कि आप वापस आके वहीं जापान में सेटल हो जाओ, इतने अच्छे संबंध थे वहां पे उनके जापान। कहां का ढूंढे गया भाई? ऐसी चीजें सामने आती हैं। पुष्पेंद्र जी, एक चीज सामने आई शास्त्री जी को लेकर के, लेकिन उसके लिए मुझे शास्त्री जी की मिनट टू मिनट आइटिनरी चाहिए ताशकंद की। कोई देगा मुझे? क्योंकि वहां जो एम्बेसिडर कौल साहब बैठे थे वो तो मिसेस गांधी के रिश्तेदार थे ना, और उन्हीं का कुक था जिसको वो पाकिस्तान जो भाग गया बाद में, जिसको हम यहां से पेंशन भी देते रहे, जिसने दूध पिलाया था। अच्छा, ये कपिल भाई, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो शहनवाज साहब का जिनका जिक्र आता है, ये शहनवाज साहब थे, सब कुछ थे, लेकिन ताज्जुब है कि थे तो बेचारे ये पेशावर के, लेकिन नेहरू ने इनको यहाँ रोक लिया मंत्री बनाने के लिए, और इनका लड़का 1965 में भारत के खिलाफ थोड़ा सा इसमें क्या है मुझे बताएं प्लीज, आप ही से पूछ रहा हूं मैं सवाल। मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए ऐसा है कि कुछ चीजों में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जंपिंग स्टेटमेंट्स में विद इन आईएनए कई जो इस तरीके के अफसर थे, जैसे कियानी थे, जनरल कियानी जो कश्मीर में जिसने हमारे खिलाफ लीड किया, शाहनवाज थे, एहसान कादिर थे, और भी लोग थे। हुआ यह है कि 47 के बाद में एक तो डिवीजन हुआ, तो जिसका घर मुल्तान में था, जिसका घर पेशावर में था, सिंध में था, वो वहीं रहा। हिंदुस्तान तो आएगा नहीं वो अपना घर छोड़ करके। वहां पे लोगों से कहा गया माफिया मांगो, पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने के लिए वापस। नेहरू ने तो आउटराइट मना कर दिया कि हम अपनी आर्मी में लेंगे ही नहीं किसी को वापस, आजाद हिंद फौज के आदमी को, तो कोई क्यों आएगा यहाँ पे। और वहां पे क्योंकि जनरल तो दोनों के अंग्रेज थे ना तभी भी पार्टीशन पे, जी 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 जी, कमांडर इन चीफ, तो वहां माफिया मांगने को कहा गया। तो जैसे कियानी वगैरह, कियानी ने भी माफी नहीं मांगी। कियानी का भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है।
उस केस में भी ये क्या करते हैं, जिन्ना से उसकी मीटिंग करवाते हैं। कुछ लोग बदमाशी क्या करते हैं कि जिन्ना को ये कह दे, लियाकत अली को ये कह देते हैं कि कियानी तुमसे अपॉइंटमेंट मांग रहा है, और कियानी को कह देते हैं कि लियाकत अली तुम्हें बुलवा रहा है। तो कियानी लिखता है कि मैं जब गया वहां पे तो वो भी चुप बैठा है, मैं भी चुप बैठा हूं। मैं समझ रहा हूं कि इसने मुझे बुलवाया, ये बात शुरू करेगा, और वो समझ रहा है कि ये मेरे पे आया, ये शायद माफी मांगेगा। बोला फिर 5 मिनट बाद बात हुई जाएगी। एहसान कादर ने मना कर दिया कोई माफी देने से, तो उसको ही सिविल डिफेंस का बना दिया गया। और इनकी कियानी की और इन लोगों की आपस में लगती थी शाहनवाज खान की, मतलब विद इन जो आर्मी, जो भी आप कहिए, जो तसल्लुत है। तसल्लुत। तो शाहनवाज का ये कहना है कि मैं वहां पे रहता तो ये मुझे मरवा देते, क्योंकि मैं माफी नहीं मांग रहा था। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है इसके अंदर। 1948-49 तक का शाहनवाज जो है, इज वेरी डिफरेंट। वो तो जब से वो रिपोर्ट आती है और नेहरू साहब इन्हें उठा के, देखिए नेहरू ने एक बड़ा ऊंचा काम किया। जितने लोग आईएनए के मैटर करते थे कि जो एनए को दोबारा संगठित कर सकते हैं, उन सबको देश से बाहर रखा। एएम साहे को भेज दिया ट्रिनिडेड एम्बेसडर बना के। आबिद हसन जो सबमरीन में आया था नेताजी के साथ, उसको वहां नॉर्वे या कहीं स्विट्जरलैंड भेज दिया। कर्नल महबूब को भेज दिया बाहर, एसी चटर्जी को बाहर भेज दिया। और यहां पे ये ऑर्डर्स थे कि इन लोगों को होमगार्ड बना दो। और उसमें भी आगे की बात जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसपे मेरा झगड़ा हो गया था। वो कह रहे थे किताब में से हटा दो, मैं क्यों हटा दूं? वो कहता है इन्हें होमगार्ड बना दो, लेकिन इनको सबको एक यूनिट में इकट्ठा मत रखना। नेहरू के दिमाग में ये फोबिया है कि दोबारा विद्रोह ना कर दे। ये डॉक्यूमेंट्स एक के बाद एक निकाल करके, और आज भी मैंने कोट किया। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट को यूपीए गवर्नमेंट ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि इस कमीशन की जो फाइंडिंग है वो पहली दोनों कमीशंस के खिलाफ है, शाहनवाज और खोसला के। वो दोनों कहते हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए, और मुखर्जी कमीशन ये कहती है कि ये प्लेन क्रैश में नहीं मरे, इसलिए हम मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब इससे बड़ा बेवकूफी का लॉजिक आपने देखा है? और यहां एक और फर्क लोगों को समझना चाहिए जी। शाहनवाज कमीशन बनाया था नेहरू ने, खोसला कमीशन बनाया था इंदिरा गांधी ने, टू रिपोर्ट बैक इन द पार्लियामेंट। एक सेकंड सिन्हा साहब, मैं पुष्पेंद्र के साथ वेबनेयर पे हूं, मैं वापस करता हूं आपको थोड़ी देर में। तो उसके अंदर मुखर्जी कमीशन जो है, ये पार्लियामेंट ने नहीं बनाई, ये प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बनाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। और मेरा तो ये मानना था कि इसकी रिपोर्ट जानी ही सुप्रीम कोर्ट के सामने चाहिए थी, जो नहीं भेजी। तो एक वो पृथ्वीराज चौहान मिनिस्टर होते थे यूपीए में, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के शायद, उनकी चिट्ठी है लिखी हुई एक एमपी के नाम, मैंने आज निकाली कि साहब इसलिए हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि पुरानी दोनों कमीशंस के खिलाफ है। मतलब इससे वाहियात आर्गुमेंट जो है क्या कोई हो सकता है
क्या हम इस रिपोर्ट को इसलिए नहीं मानना है कि वो पिछली दोनों रिपोर्टों से मेल नहीं खाती? अरे मैं पिछली दोनों रिपोर्टों से मेल खाती तो फिर तुम्हें रिपोर्ट कराने की जरूरत क्या थी दोबारा इंक्वायरी? There's no need to make another commission. ये हर चीज में एक तमाशा हो जाता है नेताजी से रिलेटेड। वो गुमनामी वाले उसमें किस्से में जब उनका कह दिया गया डीएनए नहीं मेल खाता, तो फिर पूछा गया कि भाई वो डीएनए का वो दे दो, क्या टेक्निकल वो ग्राफ होता है जो डीएनए करते हैं, पॉलीग्राफ पता नहीं क्या, जो मुझे नहीं मालूम क्या चीज है, टेक्निकल चीज है कोई। तो उस पर आरटीआई में जवाब आ गया कि वो मिसप्लेस हो गया। तो भाई नेताजी से रिलेटेड हर फाइल या तो कोई जल जाती है या कोई मिसप्लेस हो जाती है या कोई गायब हो जाती है। ये कहानी मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन कपिल साहब, इसका मतलब है कि अभी तक लोग टिल टुडे आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन 72 इयर्स अभी तक लोग इतने बड़े दलाल या इतने बड़े चाटुकार या इतने बड़े मक्कार या इतने बड़े एंटी बोस अभी भी हैं आज भी? मतलब ये कोई, मतलब यूपीए का दौर हमारे दौर के सामने की बात है, फाइल गायब हो जाना, फाइल का जल जाना, ये ऐसे लोग अभी भी इतनी की पोस्ट पे बैठे, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा। पुष्पेंद्र जी, हमारे यहां पारिवारिक दासों की कमी है क्या? ब्यूरोक्रेटिक दासों की कमी है क्या? ये जो ब्यूरोक्रेसी का दिमाग खराब किया गया है, जब हमारे वाइस चांसलर जाके वहां पे डेस्क ऑफिसर के सामने बैठ के उसको सलाम मारते हैं, एक प्रोफेसर जाता है वो क्लर्क को जाके बोलता है कि मुझको विजिटर नॉमिनी नॉमिनेट करवा दो, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता ब्यूरोक्रेसी में। आज भी हिंदुस्तान को ब्यूरोक्रेसी रूल करती है। बहुत गिने चुने मिनिस्टर हैं जो ब्यूरोक्रेसी को किनारे पे लगा के काम कर सकते हैं। और ये वो ब्यूरोक्रेसी है जिसकी पूरी ट्रेनिंग और सब कुछ जो है वो अंग्रेजी तौर तरीकों में, और जो कुछ आते भी हैं नए अच्छे युवा, वो भी कुछ दिन बाद सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेकर के इसके अंदर। और जब हमारे यहां ऐसे ऐसे पारिवारिक दास मौजूद हैं और गांधी भक्त मौजूद हैं जो सारे सबूत होने के बावजूद भी उस दास्ता से और उस भक्ति से नहीं निकल सकते, तो हमारी अपनी मानसिकता को दर्शाता है ना। भाई चीन ने जो कोविड का बायोलॉजिकल वेपन छोड़ा है, आप समझते हैं कि उसने भारत की मानसिकता को स्टडी किए बिना छोड़ दिया? उसे मालूम है भाई कि भारतीय एक बार मैं छोड़ दूं कभी कोविड को खत्म नहीं होने देंगे देश में। अपने फंक्शन में भी जाएंगे, शादी ब्याह भी करेंगे, त्योहार में भी जाएंगे, रैली भी करेंगे, सब करेंगे, सारे उठा के ताक पे रख देंगे। तो हमारी जो अपनी वो है उसको हम कह सकते। अच्छा, हबीबुर रहमान का आप एक कह रहे थे और यहाँ पे मैं बता दूंगा। जी 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 जी। तो शाहनवाज तो लॉयल रहे नेहरू के, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने कहा भाई शाहनवाज तीनों जगहों का लॉयल रहा अपनी कमेटी रिपोर्ट में। कैसे कैसे सुनिए सुनिए कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरा ऑब्जर्वेशन। जी जी जी। नेताजी उस समय ये नहीं चाहते थे कि बाहर आए, तो इन्होंने उनको डेड डिक्लेयर किया। तो नेताजी की जो स्टोरी थी कि वो प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, डिसेप्शन जो था, वो स्टोरी शाहनवाज ने प्रूव की और अपनी लॉयल्टी प्रूव की नेताजी को। दूसरा, उसने अपनी लॉयल्टी प्रूव कर दी नेहरू को, कि नेहरू चाहता था कि वो डिक्लेयर हो जाए कि मरे गए इसके अंदर, वो उसने डिक्लेयर कर दिया। और तीसरा, उसने अपनी लॉयल्टी आईएनए को प्रूव कर दी जब उसने वो खजाने वाली असली बातें लिख करके बता दिया कि खजाना लूटा जाता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लगे हैं। एहसान कादिर का यह है पाकिस्तान से। एहसान कादिर सलीमगढ़ के अंदर फोर्ट में बंद था।
जब हबीबुर रहमान ने आकर के अपनी पूरी कहानी सुनाई है कि प्लेन में थे, कैसे आग लग गई, क्या हुआ, ये हुआ, तो मैंने उस कहानी को बड़ी गौर से पढ़ा, जो कहानी एहसान कादिर सुना रहे हैं कि उनको हबीबुर रहमान ने बताई। और उस कहानी में, और जो कहानी अंग्रेजों को बताई गई है और जो रिकॉर्ड्स में, फाइल्स में मौजूद है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इस कहानी में हबीबुर रहमान कह रहा है कि नेताजी को चोट लगी थी, हमें अस्पताल में रखा गया, हमें अलग अलग वार्ड में रखा गया, मैं उनके पास जाना चाहता था, मुझे नहीं जाने दिया गया। फिर मुझे अगले दिन खबर सुनाई गई कि उनकी डेथ हो गई, तो मैं उनके वार्ड की तरफ भागा, तो जापानियों ने मुझे पकड़ दिया और मुझे कोई इंजेक्शन दे दिया और मुझको 5 दिन बाद होश आया। और अंग्रेजों के सामने जो वर्जन है कि नेताजी मेरी गोदी में मरे, उनके ये आखिरी शब्द थे, क्रिमेशन ग्राउंड पे भी मैं मौजूद था, सब कुछ था। और हबीबुर रहमान के स्टेटमेंट को एग्जैक्टली डिट्टो वैसा वैसा लिखा कर्नल महबूब अहमद, एडीसी था नेताजी का, वो भी वहीं मौजूद था सलीमगढ़ फोर्ट के अंदर। और फिर डॉक्टर कासलीवाल, कर्नल कासलीवाल डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि जब मैंने हबीबुर रहमान के वो एग्जामिन किए, जो जख्म के निशान थे, तो बोला वो जख्म के निशान पीछे की तरफ थे। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि जब आगे ऐसे तुम आग बुझा रहे हो तो हाथ निशान तो तुम्हारे आगे के हाथों में होने चाहिए। तो बोला उस पर हबीबुर रहमान बहुत जोर का हंस पड़ा। तो मैंने उसको ये कहा कि ठीक है, हम समझ गए, अब तुमको जो अंग्रेजों का बेवकूफ बनाना है बनाते रहो, हम असली बात समझ गए। उसके बाद में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 22 मई 1946 के दिन आईएनए के सारे अफसरों की एक सभा होती है दिल्ली के अंदर। सरदार पटेल जो है वो इस सभा को चेयर करते हैं, आईएनए रिलीफ कमेटी के चेयरमैन थे। उसके बाद में शाहनवाज स्वागत का भाषण देते हैं, और उसके बाद में आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गान गाया जाता है, सब सुख चैन की बरखा बरसे। और उसके बाद में 1 मिनट का मौन रखा जाता है नेताजी के लिए। पर ध्यान दीजिए, वो मौन इसलिए नहीं रखा जाता कि नेताजी की आत्मा को शांति पहुंचे। वो मौन स्पष्ट ये कह करके रखा जाता है कि जहां पर भी नेताजी हो वो स्वस्थ रहे। C4 की रिपोर्ट्स हैं, कहीं नहीं माना अंग्रेजों ने कि ये कहानी हबीबुर रहमान की सच्ची है। टॉप इंटेलिजेंस की, फ्रेंच इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। और सुनिए बड़ी मजे की बात, शाहनवाज कमीशन के सामने इन लोगों ने कुछ फोटोएं प्रस्तुत कर दी थी, मौजूद है डॉक्यूमेंट्स में, कि साहब ये प्लेन क्रैश की फोटो है। उसके बाद उन पे हल्ला मच गया, ताइवान की सरकार की रिपोर्ट आ गई कि यहां तो साल भर से कोई प्लेन क्रैश इकट्ठा हुआ ही नहीं था। तो जब खोसला कमीशन बैठता है तो खोसला कमीशन के सामने वो प्लेन की फोटोएं गायब कर दी जाती है, वो नहीं दी जाती। वो अलग बात है कि खोसला कमीशन को भी तय करके इंदिरा गांधी ने बिठवाया था। एक व्यक्ति आता है खोसला कमीशन के सामने,
हथकड़ियों और बेड़ियों में। मेरे ख्याल 9 अगस्त 1771 की बात है, भुवनेश्वर में शायद ये हो रही है सुनवाई। कर्नल रामाराव, नेताजी का डॉक्टर, इस व्यक्ति को भारत आने के बाद में, गिरफ्तारी के बाद में सन 45 के अंदर मुल्तान जेल भेज दिया गया था और 48 दिसंबर में यह व्यक्ति मुल्तान की जेल से मुक्त होता है 1948 में। और जैसे ही ये व्यक्ति लाहौर की तरफ से हिंदुस्तान की सीमा में आता है, चाचा जी इसको गिरफ्तार करवा लेते हैं। चार्ज है एक साइकिल की चोरी का। और ये व्यक्ति हथकड़ियों और बेड़ियों में घोषला कमीशन के सामने आया। इसका पूरा डिपोजिशन है। और कसूर उसका क्या है? वो ये कहता है कि इस प्लेन के अंदर, ये प्लेन जिसमें नेताजी गए थे, ये प्लेन 20 मिनट बाद उतर के बराबर वाले एयरफील्ड पे आ गया। वहां से नेताजी उतर गए और प्लेन दोबारा उड़ गया। और नेताजी 4 दिन वहां पे रहे और उसके बाद में सबमरीन के थ्रू वो गए वहां से निकल करके। तो उससे पूछा गया कि कागजात तुम्हारे कहां है, क्या है? उसने कागजात मैंने हाईएस्ट अथॉरिटी को दे दिए। उसने नाम बताओ हाईएस्ट अथॉरिटी का। उसने कहा मेरा ये हाल देख रहे हो, मुझे अपना और हाल नहीं खराब करवाना। तो उससे पूछा जाता है कि हाईएस्ट अथॉरिटी से तुम 3 मूर्ति में मिले थे या साउथ ब्लॉक में मिले थे? वो कहता मेरा जवाब वही है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुमसे हाईएस्ट अथॉरिटी से मिलवाया किसने तुमको? तो कहता है संजीवा रेड्डी और बीजू पटनायक। और उन दोनों की जेलों में रहा है भुवनेश्वर और आंध्रा। और एक बात मत भूलिएगा, बीजू पटनायक वो शख्स है जो कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज को सरेंडर कराने के लिए और अंग्रेजों से मिलाने के लिए या वो डकोटा उड़ाया करते थे अंग्रेजों का, जिसके थ्रू वो पर्चे नीचे फेंके जाते थे कि तुम सरेंडर कर दो। तो डकोटा मौजूद है टमटम एयरपोर्ट। तो देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। लेकिन ये चीज अब बड़ी क्लियर हो चुकी है। अभी मैं देख रहा था ये डिक्लासिफाइड फाइल्स जो है, इनमें बंगाल सीआईडी की एक रिपोर्ट है। अखबारों ने काफी उछाला था इस बात को, जिसमें अमियानाथ बोस ने शरद बोस को लिखा कि मैंने लंदन के अंदर जो है मैं ये ट्रांसमिशन सुन रहा हूं कि दिस इज सुभाष चंद्र बोस, आई वांट टू टॉक, आई वांट टू टॉक, और उसके बाद में वो करेक्शन कट जाता है 48-49। उसी तरीके की कुछ ब्रॉडकास्ट कलकत्ता में सुनी गई, जिनको इन्होंने फैला दिया कि ये तो नकली ब्रॉडकास्ट है और ये है वो। तो मेरे दिमाग में एकदम काजलीवाल वाला आया कि काजलीवाल अपनी किताब में लिख रहा है कि नेताजी के पास 24 घंटे एक बड़ा पावरफुल छोटा ट्रांसमीटर रहता था, जिससे वो हमेशा अपनी इंटेलिजेंस और उसके साथ में कांटेक्ट में रहते थे। तो क्या उससे कोशिश कर रहे? अब ये भी एक मिस्ट्री है कि क्या हुआ नेताजी का, और ये मिस्ट्री भी सामने आएगी। देखिए, आज नहीं आएगी, 10 साल बाद आएगी, छुपा नहीं पाएगा। वैसे आज ही अगर ये खुल जाए, 1945 से 55 के बीच की स्टालिन और चर्चिल वगैरह की इनकी कॉरस्पॉन्डेंस खुल जाए, एटली वगैरह की, हमारे चाचा जी की कॉरस्पॉन्डेंस जो हुई है इनसे, वो खुल जाए, तो सारा राज सामने निकल करके आ जाए। तो हम ये माने प्रोफेसर कपिल साहब कि जो आपकी लेटेस्ट किताब है, जिसमें आपने 1942 टू 1947 के बीच की वो तमाम लिखी, और आपने लिखा है रिमूविंग स्मोक स्क्रीन्स, तो जितनी बात आपने कही है इसके जवाब इसमें मिलेंगे लोगों को।
और भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। आज भी आपने बहुत सारी नई बात की, क्योंकि इस विषय पे हम लोग को एक छोटी सी चीज और बता दूं। प्लीज 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 प्लीज। हर राइटर ने जिसने आज तक रानी झांसी रेजिमेंट पे लिखा है जी, हर किसी ने लिखा कि रानी झांसी रेजिमेंट कभी वॉर के एक्शन में नहीं गई थी, रानियों ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं। भाई साहब, मैंने माथा पीट लिया अपना जब मैं ये किताबें पढ़ रहा था, तो शाहनवाज की किताब में ही 2 जगह जिक्र आता है। एक जगह वो कहता है ब्रिटिश पैराट्रूपर्स उतरे हैं और उन पे LMG और वो है, और हमारी रानियों ने 6 घंटे 16 घंटे तक जो है उन पैराट्रूपर्स का अपनी राइफल से सामना किया। एक और जगह का जिक्र करता है, और फिर जब रिट्रीट है बर्मा से, तो उस पे जो गुरिल्लाज अटैक करते हैं कन्वॉय के ऊपर, उस पे भी रानीज बकायदा फायर करके वो पार्टिसिपेट करती है और 2 रानीज की डेथ भी होती है। तो ये जो झूठ फैलाए गए, उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि देखिए, आप जैसे लोग, खासतौर से मैं इसलिए बात कहता हूं कि आप लगातार जो बात आपने कहा कि उनके जो परिवारों के दरबारी होते हैं वो आज भी हैं, और सत्ताएं इस देश में बदली, व्यवस्था नहीं बदली। हम सब लोगों के जीवन में व्यवस्था ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सरकार कम होती है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आप सोचिए कि इतने डीप रूटेड मामलात में हुकूमत में बैठे हुए लोगों को सोचिए कि जो बाहर से आए हैं, जो दिल्ली में कभी रहे नहीं, खासतौर से इस सरकार के डिस्पेंसेशन पे जो टॉप पे आदमी है, वो दिल्ली के कभी उस कल्चर से बहुत ज्यादा वाकिफ भी नहीं थे, और उनकी अपनी पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसमें सब शामिल थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिन्होंने बहुत सारी चीजों को आगे नहीं आने दिया। लेकिन इन हालातों में भी आप जैसे लोगों ने रेड फोर्ट में म्यूजियम बनाया, आपने 3 मूर्ति के अंदर जो आपने शुरू के 5 प्राइम मिनिस्टर्स का डिटेल बना के संग्रहालय बना रहे हैं, आज किताबें लिखी जा रही हैं, प्रधानमंत्री को तमाम मिसगाइड भी करने वाले ब्यूरोक्रेट बैठे हैं। आपके खिलाफ भी मैंने समय समय पे, मुझे ये खबरें मिलती रही हैं कि आप कुछ चीजों को आगे बढ़ाते हैं, वो उन चीजों को पीछे कर देते हैं, उनका अपना एजेंडा है, किस तरीके से यहाँ से चीजें उठा करके कलकत्ता लेके जाए। तो ये तमाम सारी चीजों के बीच में मैं फिर भी एक होप देखता हूँ, एक रोशनी देखता हूँ कि आप जब लोग आज बात कहते हैं तो ब्यूरोक्रेट को छोड़ दीजिए, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं। और क्योंकि मैं ज्यादातर टूर पे रहता हूं, तो कितने लोग आपके बारे में, आपकी किताबों के बारे में, आपकी रिसर्च के बारे में, कुछ लोग अनुज धर के बारे में बहुत पूछते हैं, ही इज ऑल्सो वेरी यंग। तो ये काम भी हो पाना हम अपने दौर में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं आप जैसे लोगों को जानता हूं और आप जैसे लोगों के साथ बैठने का मुझे मौका मिलता है, तो ये धूल छटेगी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो आपकी किताब है, नेताजी आजाद हिंद सरकार एंड फौज रिमूविंग स्मोक स्क्रीन्स, इसमें भी बहुत सारे राज होंगे। और देश इस किताब में, यहाँ बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी ये किया है प्रोफेसर साहब के, क्या ये किताब हिंदी में अवेलेबल होगी? जी, हिंदी में भी आ रही है, उड़िया में भी आएगी। हिंदी में आने में 2 महीने और लगेंगे, उड़िया में भी आएगी। बहुत अच्छा, बहुत सही। आपने बंगला में भी आएगी। क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपना इतना बहुमूल्य समय और एक ऐसे विषय पे जिसपे हर आदमी के लिए बोलना आसान नहीं होता, और आपकी तो आप मैं समझता हूं कि सुभाष चंद्र बोस और उस पूरी आजाद हिंद फौज के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं। और आपको ऊपर वाला सेहत अच्छी दे, आप और काम करें और किताबें लिखें और इस नई जनरेशन को वो तथ्य बताएं जो फूल वाले चाचा ने और उनके परिवार ने छुपा दिए हैं। आप आए, आप जितना जी जी जी, आज आपकी चैनल से मैं एक अपील कर रहा हूं, प्लीज करिए सर, करिए। देखिए, हमको हर कोई रोज लिख के भेज देता है कि ये इतिहास लिखो, वो इतिहास लिखो, ये किताब लिखो। करेक्ट। और मैं उनको जवाब भी दे देता हूं कि भाई जो मुझे करना है मैं कर रहा हूं, सलामत दीजिए, क्योंकि कहना बहुत आसान है इतिहास लिखो, लेकिन इतिहास कोई वो भानुमति का पटारा नहीं है कि आपने हाथ अंदर डाला और इतिहास बाहर निकल आया। जी, वेरी करेक्ट, वेरी वेल सर। लेकिन इस देश को आज मैं कॉन्फिडेंट हूं, एक बात मैं श्योर कर सकता हूं, 67 साल से ऊपर का हो गया हूं जी। 4-5 साल और जो भी जिंदगी है, अगर इस जिंदगी में मुझे 10 डेडिकेटेड स्कॉलर मिल जाए
और फंडिंग मिल जाए। ये जो रोज तमाशा होता है ना कि रीराइट करो हिस्ट्री और बदलो और सरकार क्या कर रही है क्या कर रही है, मैं 5 साल के अंदर इस देश का जो गलत इतिहास लिखा हुआ है वो सारा बदल करके डाल दूंगा और साइंटिफिकली विद एविडेंस डालूंगा, आइडियोलॉजिकल नहीं, साइंटिफिकली, कि इनमें से कोई भी एक उंगली ना उठा पाए। लेकिन जो इन्होंने डिस्टॉर्ट किया है वो 5 साल में सारे डिस्टॉर्शन खत्म करके डाल दूंगा। लेकिन मुझे 10 स्कॉलर चाहिए और मुझे सफिशिएंट फंड्स चाहिए कि उस रिसर्च को हम फंड कर सकें। मैं आपकी बात को दोहरा देता हूं कि देखिए ये बात बिल्कुल सच है। इस तरीके की चीजें हम लोगों के पास भी लोग बोलते हैं, आप इस विषय पे क्यों नहीं बोल रहे, उस विषय पे क्यों नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं कि जो जिस विषय पे बोल रहा है उसको वो काम करने दीजिए। इस देश में हजारों करोड़ों लोगों की गिनती कम नहीं है। लेकिन आज एक बात आपने बहुत साफ साफ कही, जो इसकी बारे में अक्सर हम लोग भी बात करते हैं कि इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी सारी जनता है, 90-100 करोड़ सनातनी हिंदू हैं जो हर बात की चिंता करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग विषयों पे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सारे काम आज के दौर में, इस आधुनिक युग में, सिर्फ जबानी मुंह खर्च से नहीं होंगे कि 2 किताबें खरीद ली और पढ़ लिया। ऐसे बहुत सारे अटनाइक पटनाइक टाइप के लोग जो है वो इधर उधर से लिखते हैं और फिर उल्टी सीधी बातें मिथ क्रिएट करते हैं। तो 10 डेडिकेटेड रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर कपिल कुमार ने सार्वजनिक अपील की है, जो इन विषयों के जानकार हो, इन विषयों पे काम करना चाहते हो, वो आए और वो ये मान के चलें कि वो किसी विश्वविद्यालय में नहीं जा रहे, वो ये मान के चलें कि किसी एनजीओ में नहीं जा रहे। प्रोफेसर कपिल कुमार एक साधारण परिवार से आए हुए लोग हैं और अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने एक मुकाम बनाया है। और मैं वैसे भी मानता हूं कि आप जिस दौर के प्रोफेसर हैं, उस दौर के प्रोफेसर्स के पास उतनी बड़ी तनख्वाह भी नहीं होती थी। तो आप बगैर फंडिंग के और बगैर इस मदद के जो भी आप इतनी रिसर्च कर पाए हैं, ये भी काबिले तारीफ है। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूं कि जो भी प्रोफेसर कपिल कुमार को जानता है या उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है उसके माध्यम से वो कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन उस ट्रस्ट की इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी बड़े विषय को बड़े रूप में देख सके और उसमें बाहर से किताबें, यहां से किताबें, यहां से रिसर्च, उसमें इतना काम है। इसलिए जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो प्रोफेसर कपिल कुमार से संपर्क साध सकते हैं और प्रोफेसर कपिल कुमार साहब का ईमेल वगैरह सब सार्वजनिक है। तो आज आपने बहुत मजे की बात, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस लड़ाई के लड़ने का धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ रहा है। अगर प्रधानमंत्री की देखरेख में एक बड़ा फैसला आज हुआ है कि 23 जनवरी से 26 जनवरी की शुरुआत होगी, तो ये मैं समझता हूं कि उस दौर में जब चाटुकार लोग अभी भी बैठे हुए हैं, व्यवस्था में बैठे हैं और इधर उधर बैठे हुए हैं, उन सबको तोड़ते हुए भी अगर ये भी एक फैसला है तो बड़ा फैसला है। लेकिन मुझे उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि प्रोफेसर कपिल कुमार ने जो बात रखी है कि ये जो राजपथ है, जो राजा वहां से आए थे, वो रानी यहां से चली गई, अब उस राजपथ पे सिर्फ अगर इसका नाम आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद मार्ग, जो भी आपने कहा है, वो रखेंगे तो आने वाली जनरेशनों को सुभाष के बारे में पता चलेगा और फूल वाले चाचा और चरखे वाले पिताजी जो हैं उनके बारे में जो मिस फैलाया गया है, जो एक तरीके से क्रिएट किए गए हैं, जिनकी ब्रांडिंग कर दी गई है, जो अब ब्रांड बन के इस देश के अंदर घूम रहे हैं, उस ब्रांडिंग से ये देश बचने वाला नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, सरदार पटेल जैसे लोग अगर वो सामने आएंगे तो इस देश के लोगों को उनका अपना पुरुषार्थ पता चलेगा। प्रोफेसर कपिल साहब, आपने इतना वक्त दिया और इतनी बेहतरीन अंदाज में इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को इतने आसानी से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लास्ट में यही बात कहूंगा, आपने एक बात शुरू में पूछी थी कि ये जो 23 तारीख अब आई है ना जी, नेताजी की जी, तो ये स्पष्ट एक तरीके से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि भारत के, अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और ये भी माना है कि देश को आजादी उनकी वजह से मिली और ये गणतंत्र जो बना है आज उस वजह से बना है। नहीं तो ये 2 अक्टूबर से भी शुरू हो सकती थी, 14 नवंबर से भी शुरू हो सकती थी, 14 नवंबर से भी हो सकती थी। एक तो वैसे बड़ी मुश्किल से 14 नवंबर से बच्चों को बचाया हमने,
और 26 दिसंबर में चले गए हैं बच्चे, नहीं तो 14 नवंबर को बच्चों को जो दम्भ झेलना पड़ रहा था उससे भी आजादी मिली है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद।